नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने देहरादून का दौरा किया और इस दौरान दोनों मंत्रियों ने राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का निमंत्रण भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर महाकुंभ को लेकर निमंत्रण दिए जा रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर मैं और मेरी वरिष्ठ मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के साथ हम लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी को अपनी सरकार की ओर से आमंत्रित करने आए थे और उन दोनों के माध्यम से उत्तराखंड वासियों को भी महाकुंभ में वो लोग आएँ, उस दिव्य भव्य महाकुंभ का दर्शन करें, संगम नगरी में आएँ, संगम में स्नान करें, गंगा जी में डुबकी लगाएं। इस सब के लिए वो सब पुण्य का लाभ लें और पुण्य के भागी बने। इस सब का आमंत्रण देने आज हम लोग उत्तराखंड में आए थे। हम लोगों ने 19 में भी कुंभ का आयोजन किया था और 19 के कुंभ में लगभग 22 करोड़ लोग हमारे उस कुंभ में आए थे। हमारी सरकार की अपेक्षा है कि इस महाकुंभ के अंदर लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। जिस प्रकार आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या के दुगने होने की संभावना है, उसी प्रकार हमने अपनी सभी व्यवस्थाओं को भी दुगने से ज़्यादा किया है। हमने क्षेत्रफल का विस्तार किया है, हमने स्वास्थ्य की सुविधाओं को दुगने से ज़्यादा बढ़ाया है, हमने सुरक्षा के सब मानकों को, चूंकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उन सुरक्षा के सब मानकों को हमने और अधिक संख्या के साथ वहाँ पर अपने पुलिसिंग, अपने सब विभागों को सुचारू रूप से सतर्कता बरतते हुए सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए सब प्रबंध हमने किए हैं। स्वच्छता एक बड़ा, इतनी बड़ी संख्या के आने पर स्वच्छता एक बड़ा काम होता है, मेले को स्वच्छ रखना। 19 के कुंभ में स्वच्छता हमारा एक बड़ा पैमाना था और विदेशी पर्यटकों ने आकर के ये सराहना की थी कि ऐसा स्वच्छता का आदर्श उदाहरण हमने नहीं देखा। हमने इस बार भी यही कल्पना की है और अनेकों ऐसे प्रबंध किए हैं जिसके कारण हम स्वच्छ कुंभ को करेंगे। हम पॉलीथीन मुक्त कुंभ करेंगे। हम बड़े विश्वास के साथ ये कहते हैं कि आस्था और भावनाओं का संगम है महाकुंभ, और मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूँ और उत्तराखंड वासियों को भी अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आग्रह करता हूं कि वो सब आएं और दिव्य और भव्य कुंभ के दर्शन करें। पंजीकरण तो नहीं, लेकिन उनको हम कैसे मानेंगे कि कितने लोग डेली आ रहे हैं। एक काउंटिंग व्यवस्था की है कि आज कितने श्रद्धालु आए, तो उनकी केवल काउंटिंग हो। तो किस तरीके से काउंटिंग होगी मैम? डिजिटल से काउंटिंग होगी, आप पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। खबर हल्द्वानी से है, जहां रोशनी समिति के दिव्यांग छात्र आदित्य ने एशियाई गेम्स में पावर लिफ्टिंग में प्रदेश का नाम रोशन किया है। 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर खिलाड़ी ने पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। वहीं गांव पहुंचने पर खिलाड़ी का भव्य स्वागत भी किया गया। तो उधर रुड़की में जलभराव की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है और ऐसे ही एक आवाजाही से रोकने वाले लोगों को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं जलभराव की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानों और मकानों को बेचने के लिए बड़े बड़े पोस्टर भी लगा दिए हैं। मामले में गुस्साए लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जलभराव के कारण बच्चों के गिरने का खतरा बना हुआ है। कम से कम 15 वर्ष हो गए हैं, 15 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पहले हमारे बीजेपी के विधायक रहे हैं भाई देशराज कर्णवाल जी, और उसके बाद हमारे सांसद निशंक जी रहे हैं बीजेपी के। अभी सांसद, ये जो जनता है ना यहाँ, ये भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं ज़्यादातर, मोस्टली वही जिता करके भेजते हैं परसेंटेज के आधार पर। और उन्हीं लोगों की यहाँ ये दुर्गति हो रही है। आप लोग जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये नदी के रूप में जो पानी भरा पड़ा है, यही हालत है। अभी तो इन्होंने 2-3 दिन पहले पांगी से डाल दिया ला करके, थोड़ा आपको अभी हम सूखे में खड़े भी, यहाँ भी बहुत बड़ा घुटनों पानी था जहाँ पर हम खड़े हैं। और यहाँ ये जो विद्यालय है, स्काईवाड़ स्कूल, ये बहुत अच्छा विद्यालय है। यहाँ से कम सैकड़ों बच्चे, चूँकि वो जब यहाँ पर स्कूल में आते थे अच्छी ड्रेस अपनी पहन करके, यहीं गिर जाते थे
और दोबारा जब तक ड्रेस पहन के आते किसी को चोट लग जाती थी, सैकड़ों बच्चों ने यहाँ से टीसी कटा करके चले गए। उनके गार्जियन दुखी हैं। आप लोग अभी देख रहे हो कि बराबर में दुकानें हैं, आज ये जो यहाँ पांगी पड़ी है इसकी वजह से आज 4 दुकानें खुली हैं ये, वरना सब दुकान वाले यहाँ से बेचारे बेच कर जा रहे हैं। सब ने चस्पा कर रखा है अपनी दुकानों पर कि हम जो है दुकान बेचना चाह रहे हैं। आप जो लोग जब गलियों में जाओगे ना, आप लोग वहाँ गलियों में मकानों पे चस्पे मिलेंगे आपको, जिन लोगों ने ये समझ करके कि भाई हमने यहाँ अपनी गाड़ी कमाई जो लगाई है कि विद्यालय यहाँ पास में स्काई वार्ड स्कूल, अपने बच्चों को यहीं मकान बना करके यहीं अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, उन लोगों ने अपने घर पर चस्पा लगाना शुरू कर दिया। बहुत बुरी हालत है। बेच रहे हैं जिनके मकानों की कीमत 80-80 लाख, कोई 40 में लेने को तैयार नहीं। जिन दुकानों की कीमत 50-50 लाख है, 30-30 लाख है, उनको कोई यहाँ लेने को तैयार नहीं है। लोग बाग यहाँ इसलिए पैसा लगाया था कि भाई हम यहाँ मकान बनाएंगे, नज़दीक स्कूल है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन इस गली नंबर 20 की दुर्गति को देखते हुए यहाँ बहुत बुरी हालत है। कितनी महिलाएं अभी यहाँ मीडिया के सामने, एक महिला दिखा रही थी, अपने बच्चों छोड़ने आई थी, वो इसी गड्ढे में गिर, पैर टूट गया उसका, तो महिला दिखा रही थी मीडिया के सामने। ऐसे ही पता नहीं कितने बच्चों के यहाँ से हाथों पैरों में चोट लगी, हड्डियाँ टूट गई। बात करें काशीपुर की, जहां अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के नेतृत्व में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं डीएफओ के निर्देश के अनुसार एसडीओ संदीप गिरी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध आरा मशीनों पर छापेमारी भी की। साथ ही कार्रवाई के दौरान कई आरा मशीनों को सील भी किया गया है। काशीपुर क्षेत्र में कुछ जो है आरा मशीनें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। ये इसको देखते हुए जो रैकी कराई गई और वहाँ पे कल 2-3 दिन से लगातार हम लोग जाकर के, हमारी टीम जाकर के देख रही थी कहाँ पे वो हैं। तो जब वो कंफर्म हो गया तो आज सुबह उस क्षेत्र में जाकर के छापामारी की गई और 3 मशीनें जो कि चलती थी उनको तीनों को सीज किया गया। ये जो चलती हुई मशीनें पाई गई हैं उसके हम लोगों ने उनके जो चक्के और जो आरे हैं वो खोल दिए हैं और 1-2 मशीनों में ताला लगा दिया गया, सीज कर दिया गया। अब अगर ये जो हमारे पास जो अब क्योंकि वो हमारे पास सीज है तो इसलिए अब भविष्य में उनको चलने की संभावना नहीं है, उनको चलने नहीं दिया जाएगा। जो हमारे सुसंगत धाराएं वन अधिनियम में उनके खिलाफ FIR कराने की और उसके अलावा और भी जो भी कार्रवाई हो सकती है वो किया जाएगा। तो उधर उत्तरकाशी में पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में बैंक मैनेजर की ड्यूटी के दौरान जान चली गई। वहीं इस घटना के बाद उत्तरकाशी पुलिस के मुख्य आरक्षक के धर्मपत्नी को बैंक की तरफ से रक्षक प्लस स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की धनराशि सौंपी गई है, जिसके बाद एसपी ने मृतक के परिवारजनों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। तो वहीं हल्द्वानी में वन विभाग ने एक बाघ को अपने पिंजरे में कैद किया है। अज्ञात वन्यजीव के हमले में महिला की मौत के बाद वन विभाग ने मामले में एक्शन लिया और वहीं बाघ को पकड़ने के बाद उसे रेस्क्यू सेंटर भी भेज दिया गया है। आज रात्रि वन विभाग और मेरे सहयोग से रात्रि में नरभक्षी बाघ को वन विभाग की टीम के साथ पकड़ा गया है, जिसका मैं तहे दिल से वन विभाग की पूरी समस्त टीम को इसका धन्यवाद देता हूं, जिसने पिछले 25 नवंबर को एक महिला को अपना शिकार बनाया था। आज उसी नरभक्षी बाघ को पिंजरे में कैद कर लिया गया। तो उधर देहरादून में राजीव स्वरूप ने अपना पदभार ग्रहण किया है और इस दौरान उन्हें पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र की कमान भी सौंपी गई है। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी नेशनल गेम उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी। तो वहीं देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जहां स्कैन एंड शेयर नीति के तहत स्वास्थ्य विभाग मरीजों की अब आईडी भी बन जाएगी, जिसमें मरीजों के इलाज का पूरा ब्यौरा मौजूद रहेगा। और इस मामले पर दून अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि हर एक आईडी बनने के बाद सरकार प्रत्येक आईडी पर 20 रुपए भी देगी। आईडी के लिए पहले तक तो केवल अस्पताल हम लोग ही बना रहे थे, लेकिन अब हमने एक एजेंसी को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो एक आउटसाइड एजेंसी है जो आभा आईडी बना रही है और लगभग करीब 300 से 400 आभा आईडीज हर रोज बन जा रही हैं हमारी, क्योंकि एक एक्सटर्नल एजेंसी लगी हुई है।
और उसमें वो लोग का स्कैनर शेयर का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है हर 100 आभा आईडी बनने के बाद सरकार हमें हर एक जो आभा आईडी बनती है उसे 20 रुपए देती है। तो वो स्कैन एंड शेयर के हिसाब से हमने एक एजेंसी को हमने अपॉइंट कर लिया है, जिसकी वजह से हम हर रोज हमारी 300 से 400 आभा आईडी हम लोग बना पा रहे हैं। तो राजधानी देहरादून में उत्तराखंड भू कानून संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने जानकारी देते हुए कहा कि अधिकारियों और नेताओं ने प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि आईएएस अधिकारियों ने भी जमीनें खरीदी है और क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। इसकी भी पड़ताल कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम मजबूत भू कानून लाएंगे। अब इस बात से समझा जा सकता है कि मजबूत भू कानून कैसे होगा जब ग्रामीण क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का प्रावधान है भारी व्यक्ति के लिए, तो कैसे आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों ने यहाँ पर 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीनें खरीदी हैं? कैसे उनके सगे संबंधियों को यहाँ पर जमीनें मिली हैं, जबकि प्रावधान तो यह कहता है कि परिवार में सिर्फ एक सदस्य ही 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है। तो अपने आप में ही कानून का उल्लंघन अधिकारी कर रहे हैं। जिन्हें कानून का पालन करवाना था वो खुद जमीनों की लूट में शामिल है। जिसके लिए धनराशि उपलब्ध होगी, वर्ल्ड बैंक ने पैसा देने के लिए कमिट कर दिया था और उसका पर्यावरण का क्लियरेंस मिल चुका था, टेक्निकल उसकी जानकारी हो गई थी। अब टेंडर होना था 2020 में है मेरे ख्याल में, 2020 में टेंडर होना था। कहने का तात्पर्य इस पुल बनने का पूरी कार्रवाई अंतिम स्टेज में पहुंचा था। वहां पर मुख्यमंत्री के एक सचिव ने जियो जारी करके, उस जियो को अगर आप देखें तो उसमें कोई कारण नहीं बताया गया उसको। उन्होंने ये लिख दिया कि ये पुल यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कोई कारण नहीं। उस इलाके के लगभग 20-21 गांव है, उनकी बाकायदा बैठक हुई और उन्होंने मांग की ये पुल यहीं पर बनना चाहिए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। किसकी सुनी गई? सवारा की, जिसने इतनी जमीन वहां खरीदी हुई है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खबर आपके काम की में। राज्य में सड़कों पर तेजी से दौड़ने वाले वाहन चालक जरा सावधान हो जाए। देहरादून में डीएम के निर्देश अनुसार ओवर स्पीडिंग और रोड क्रॉसिंग को ध्यान से रखते हुए डिवाइडर पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके चलते मैक्स अस्पताल रोड पर भी स्पीड ब्रेकर बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम खुद रोजाना सड़क सुरक्षा कार्यों की मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। तो वह देहरादून में ट्रैफिक की बड़ी समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है और ऐसे में दफ्तर जाने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए डीएम सविन बंसल लगातार कई कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर शहर में पार्किंग के नए स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। कई फ्रंट्स पे काम किया जा रहा है। एक तो हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में जब पार्किंग्स नहीं थी तो 3 जगह पार्किंग्स निकाली गई हैं, काबुल हाउस और 2 ऑटोमेटेड पार्किंग्स इन द कोर ऑफ द सिटी एरिया। सो उससे वी विल हैव अबाउट 700 to 800 व्हीकल स्पेसेस। तो उस पर कार्य ऑलरेडी गतिमान है। सेकेंडली जो हमारा ISBT वाला जोन है जो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है और वहाँ पे ट्रैवलर्स को बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं आवागमन करने में, उसके लिए भी एक माइक्रो प्लान तैयार किया गया है कि हम ओवर जो हमारा फ्लाईओवर है उसमें कैसे हमारे MB एक्ट के प्रावधानों को यूज़ करके जो हमारा कारगिल रोड की तरफ टर्न है उसमें अनेबल कर दें। कुछ उसमें डिवाइडर बनाकर छोटे वाहनों के लिए मल्टीपल डायरेक्शंस में खोल दिया जाए तो उससे ईज़ आउट होगा। ISBT के दोनों गेट्स खुलवा दिए गए हैं जो पहले एक ही गेट से संचालित हो रहा था। सेकेंडली जो कैचमेंट से पैसेंजर्स को ISBT तक पहुंचाते हैं हमारे छोटे वाहन, और कुछ अनऑथराइज्ड बसेस जो स्टॉप ओवर्स वहाँ पे करते हैं आउटसाइड ISBT, तो उनके ऊपर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है बाय आवर RTO एंड ट्रैफिक पुलिस। उनको सीज़ किया जा रहा है, लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। यही इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ट्रैफिक लाइट्स को एनहांस किया जा रहा है। जो हमारे कैमरास हैं पुलिस के और
स्मार्ट सिटी के, उनको इंटीग्रेट करने के लिए निर्देश किया गया है। सो जैसे जैसे सुझाव आते रहेंगे उन पे कॉन्टिन्यूसली कार्य किया जाता रहेगा। तो उधर उत्तरकाशी में शादियों के सीजन में देर रात तक डीजे बजाने वालों की जमकर शिकायतें आ रही हैं और जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संज्ञान लिया और इस दौरान पुलिस ने डीजे पॉइंट संचालकों को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें रात के 10 बजे तक डीजे न बजाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं उत्तरकाशी में आगामी यमुनोत्री धाम यात्रा को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को जायजा लिया और इस साथ ही यमुनोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक ने बैठक भी की, जिसमें मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो वहीं मसूरी में सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिए जाने को लेकर सफाई कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिला है, जहां गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया और इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने टेंडर बॉक्स को क्षतिग्रस्त भी कर दिया, जिस पर मसूरी नगर पालिका कर्मचारी महासंघ यूनियन के सफाई कर्मचारियों का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और साथ ही क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आने वाले अधिशासी अधिकारी को और जो यहाँ के प्रशासक हैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग चल रही है वो ठीक है, लेकिन आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी कीन के लगे हुए हैं उनका टेंडर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो संविदा कर्मचारी है चाहे वो फील्ड वर्क हो, ऑफिस वाला हो, स्टोर कीपर हो या बिजली डिपार्टमेंट वाला हो, हम इनको ठेके में नहीं जान देंगे, चाहे हमें खून के पसीने के बदले खून बहाना पड़े। मेरे विलंबना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सुबह तक पता नहीं था, लेकिन मुझे 10 बजे करीब ये पता चला कि ईओ साहब और टीएस ये 4-5 जने मिलके पूरे नगरपालिका कर्मचारियों को शोषण कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कीन चलाई, उसके बाद पूरा कीन में इन्होंने 150 कर्मचारी रख लिए। आज इन्होंने वो स्थिति बना दी है जो 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं डेली वेज में, एक इस लालच में कि मतलब कभी ऐसा मौका आए सरकारी नौकरियां निकले तो हमें सेवा करने का नगर पालिकों को मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तो दलालों की सरकार हो चुकी है और एक नया ईओ आया है सरदार, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कर रहे हैं? अब इसका करना ये है, कल से पूरे शहर की हड़ताल होगी और अगर हमें मरना भी पड़ेगा ना तो मरेंगे, लेकिन सफाई व्यवस्था भी ठप बंद करेंगे और इन्हें ठोकेंगे भी हम। आज जो ये अचानक इस तरह का माहौल क्रिएट करना सरकार का है या नगर पालिका प्रशासक अधिशासी अधिकारी का है। और जब से मैंने पिछली बार आपको एक बयान दिया था कि जब से प्रशासक बैठे हैं पूरे प्रदेश में, तब से अपनी मनमानी कौन से लॉ के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं और किस तरह से ये क्या चाहते हैं मसूरी को सुंदर बनाए, पर्वतों की रानी जो इसको नाम दिया गया, या उसको बरकरार रखे या इसके स्वरूप को बिगाड़ने की बात करें। आज ये लोग करीबन मेरे ख्याल से लगभग 100-125 लोग होंगे, जो मुझे 150 के लगभग ये लोग हैं जो शहर की व्यवस्था को सुधार रहे हैं, शहर की सुंदरता को ये लोग चार चांद लगाने में इनका काम, इनका हाथ है। और आज इस तरह की घटना करना, और अधिशासी अधिकारियों को मैंने फोन मिलाया और फोन नहीं उठा रहे हैं और टोन उसमें कहीं और दूसरे प्रदेश की आ रही है। इसका मतलब साजिश के तहत जो है ये कब टेंडर निकाले गए, कौन से अखबार में निकाले गए और क्या है। अगर आउटसोर्सिंग की बात है इसकी अभी तो कोई जानकारी नहीं, आज पता लग रहा है कि साहब इन्होंने टेंडर डाल दिया। 15 साल से संविदा कर्मचारी डेली वेज में काम करते आ रहे हैं। आज हमारे सुनने में आया है कि उन्हें जो है ठेकेदारी में डाला जा रहा है। कोई बाहर का ठेकेदार आके यो साहब ने बुलाया या यो साहब के माध्यम से आया, किसी बाहर के ठेकेदार ने आकर के इन सब जितने भी 15 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें सबको ठेके में ले जाने की प्रयास किया गया। इसीलिए सभी सफाई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। इसमें टेंडर डब्बा तोड़ा है, दस्तावेज हमारे पास है जो कि हम यो साहब को सम्मिलित करेंगे, उनसे भी हम पूछेंगे ये सब चीज क्या है। और ऐसे में गुप्त तरीके से पूरे टेंडर प्रोसेस को किया जा रहा था। गुप्त तरीके से किसी भी कर्मचारी को ये नहीं पता था कि टेंडर हो रहा या नहीं हो रहा। जो हमारे बच्चे 15-15 साल से काम करते आ रहे थे, 15 साल से इन लोगों का बेवकूफ बना के आज इन्हें टेंडर पे डाल दिया जा रहा था। इसका विरोध किया जा रहा है सभी वाल्मीकि उत्थान सभा के माध्यम से और पूरे वाल्मीकि समाज के।
तो वहीं विकासनगर में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी, जहां घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी देहरादून ने अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी भी हासिल की। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।